गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्विज 247 में आप सबका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे सेलेक्टेड जीके का क्वेश्चंस जो है उसमें सेट नंबर 13। 12 सेट सेलेक्टेड जीके का ऑलरेडी हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आगामी सारे परीक्षाओं के लिए, आने वाले एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार देखा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ऑप्शन दिया गया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अगर इसका जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर ऑप्शन ए, बी, सी या डी इसका दे सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि खट्टे फलों में, चाहे नींबू हो, आंवला हो, संतरा हो, इन सब में पाया जाता है। और इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये फिर नष्ट हो जाता है। साथ ही विटामिन सी के बारे में एक सच्चाई और भी है कि हमारे शरीर में जो भी विटामिन वो या कहीं न कहीं संग्रह होते हैं, कहीं न कहीं स्टोर होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है कहीं भी स्टोर नहीं होता, यानी भंडारित नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर छुपे थे कि कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता या स्टोर नहीं होता। तो विटामिन सी इसका सही जवाब है। साथ ही कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, तो उसका भी जवाब विटामिन सी ही होता है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह है स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी उस रोग का नाम है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आंसर इसका बी राइट आंसर था। ठीक है, बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था किस देश में है। यानी उद्योग पे आधारित, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि किस देश का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो सबसे ज़्यादा उद्योग पर आधारित है। ऑप्शन दिया गया आपको मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और सिंगापुर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था किस देश का सबसे ज़्यादा है। तो सही जवाब जाएगा सिंगापुर को। सिंगापुर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उद्योग पर। भारत की बात करें तो कृषि पर 59% भारत की जनता कृषि पर है, लेकिन सिंगापुर में उद्योग पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका जवाब क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमेट की शुद्धता, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने, मेंडलिफ ने, डार्विन ने या फिर लैमार्क ने? सही जवाब है मेंडल। ए इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, हम लोग जो वीडियोस लाते हैं सप्ताह के 4 दिन, 5 दिन लाते हैं। 5 दिन नहीं, 6 दिन ही आता है। और वो कौन कौन से दिन आते हैं? देखिए, सोमवार से गुरुवार तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन जो आते हैं फ्रेंड्स, इस दिन ऑब्जेक्टिव आता है जो आप पढ़ रहे हैं। अब बात करें फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी शुक्र और शनिवार को, इस दिन सब्जेक्टिव आता है किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, जैसे सेबी के बारे में, आरबीआई के बारे में, या फिर किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन होता है। साथ ही इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, अगर कर्नाटक दे, स्वतंत्र कर्नाटक दे, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र कर्नाटक का मतलब क्या हो गया कि वो राज्य जो कि भारत के बाद, क्योंकि कर्नाटक का प्राचीन नाम था मैसूर, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कर्नाटक का प्राचीन नाम था मैसूर, जिसमें भारत गुलाम था। तो जब गुलामी से हटा तो 1956 में यह स्टेट बना और उसका नाम रख दिया कर्नाटक, और 1956 में कर्नाटक स्वतंत्र हो चुका था। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? अबनरुद्दीन खान ने, दोस्त अली खान ने, सादतुल्ला खान ने, और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब देगा सादतुल्ला खान। सी इसका राइट आंसर हो गया कि कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने की थी। अभी हमने क्या बताया कि इसका पुराना नाम क्या था? मैसूर। और साथ ही साथ कर्नाटक का एक और उपनाम है, इसको बोलते हैं मलय का शहर, मलय का देश, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मलय का देश इसका उपनाम है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ जानकारी आपको मिलेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हम ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहते हैं जो एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ही मदद करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा चांदी कौन सा राज्य में उत्पादन होता है इंडिया में? आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन हैं? ऑप्शन है गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी डालिए अगर आपको उसका जवाब पता है तो। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। बात करते हैं सोने के उत्पादन में, अगर चांदी की जगह सोना होता तो कौन सा राज्य आता है, तो वो कर्नाटक आता है। तो भारत में कर्नाटक सबसे ज़्यादा सोना और राजस्थान सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने वाला राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट जरूर कर लीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है क्विज 742 इससे नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे इसका पीडीएफ विद आंसर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। देखो, मुख्य भाषा को भारत की किस अनुसूची में शामिल किया गया, 8वीं अनुसूची, छठी, 5वीं या फिर दूसरी। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा 8वीं। इस अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भविष्य का धातु किसे कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे फ्यूचर मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूचर मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर मतलब क्या हो गया, भविष्य, और मेटल मतलब क्या, धातु। तो फ्यूचर मेटल जो है किसे बोला जाता है, कोबाल्ट को, टंगस्टन को, टाइटेनियम को या फिर इस्पात को। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब जाएगा सी, दैट इज टाइटेनियम। सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा देखो, टाइटेनियम जो है ये एरोस्पेस यानी विमान बनाने में काफ़ी ज़्यादा उसके उद्योग में यूज़ होता है। साथ ही साथ इसका फेमस होने का, इसका आगे आने का कारण क्या है कि टाइटेनियम काफ़ी हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। खो खो जो एक तरह का क्या है, खेल है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, 6, 7, 11 और 9, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो खो खो में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी प्रमुख होते हैं, 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 9, कि 9 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, 3 जो होते हैं अतिरिक्त होते हैं। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा देश है जिसको यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। सही जवाब क्या होगा कि किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सही जवाब है स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड की बात करें, इसका कैपिटल कहाँ है, तो वो है बर्न। ठीक है, बर्न इसकी राजधानी है। और यहाँ पे जो चलता है स्विस फ्रैंक करके करेंसी है। फ्रैंक करेंसी है जो यहाँ पे चलता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बैंक के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। रूस की संसद, मजलिस, नेसेट, डायट या फिर ड्यूमा। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है ड्यूमा। ठीक है। अच्छा, ड्यूमा और डायट को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। डायट जापान का है, ड्यूमा रूस का है। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो एक विनती, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा विद आंसर, साथ ही क्विजेस भी आते हैं। साथ ही कोई क्वेश्चन हो, तो डाउट हो जीएस का, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे आंसर मैं कर सकूँ। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था। आधुनिक गोल्फ, गोल्फ क्या है, खेल है। इसका सर्वप्रथम किस देश में शुरुआत हुआ था। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आइसलैंड या स्विट्जरलैंड। 4 ऑप्शंस आपके सामने फिर से हैं और सही जवाब है स्कॉटलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। बी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्ट्रेट तैराकी, इसको कहीं कहीं पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, पाक स्टेट तैराकी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, तो तैराकी स्टेट प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ठीक है, प्रथम भारतीय की बात करें तो अवतार सिंह, संतोष यादव, वैद्यनाथ या फिर जहीर अब्बास। सही जवाब है वैद्यनाथ। सी इनका सही जवाब हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा और कावेरी। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब जाएगा ए को, दैट इज नर्मदा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर से बताते हैं, वीडियो सोमवार, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार और थर्सडे, शुक्र, बृहस्पतिवार, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव आता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार इस दिन ऑब्जेक्टिव आता है, जबकि शुक्र और शनिवार को सब्जेक्टिव आता है। किसी भी एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और वो सारे टॉपिक जो होते हैं वो एग्ज़ाम उपयोगी होते हैं, पॉइंट्स भी एग्ज़ाम उपयोगी होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742 इस पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर हो गया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है। क्या क्वेश्चन है, हस्तशिल्प
निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ या बेंगलुरु? सही जवाब है दिल्ली। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये बिजली पावर प्रोजेक्ट है और ये झज्जर करके एक जिला है, ठीक है, झज्जर जिला है। तो झज्जर जिला में ही ये है और झज्जर जिला पड़ता है आपका हरियाणा में। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें, हम ऐसे वीडियोस लेके आप तक आते रहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं परीक्षा उपयोगी अच्छे कंटेंट लेके आप लोग तक आऊँ और किसी तरह को गुमराह ना करूँ। निम्नलिखित कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य? प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा तत्व अनिवार्य? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर आयरन? सही जवाब जाएगा बी को, दैट इज नाइट्रोजन। बी इसका राइट आंसर हो गया। नाइट्रोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा प्रचुर मात्रा में कौन सा फल में पाया जाता है? पपीता, जामुन, करौंदा या फिर सेब? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा करौंदा। करौंदा में लोहा जो है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी होती है? देखिए विटामिन पे फिर एक क्वेश्चन आया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, है ना। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, सी, के और डी। चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको क्या बताना है किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और डी का जो स्रोत है वो क्या है? स्रोत धूप सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो कौन कौन सा रोग होता है? सबसे पहले तो विटामिन डी से हड्डी का रोग होता है, ये हार्ट डिजीज हो जाते हैं। मधुमेह भी बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है, मधुमेह बीमारी जिसको डायबिटीज़ इंग्लिश में बोलते हैं। आपका इम्यूनिटी पावर कम जाता है, शरीर में सूजन आ जाता है विटामिन डी की कमी से। लिख लीजिएगा, हार्ट का प्रॉब्लम यानी हृदय का प्रॉब्लम होता है, मधुमेह का प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी से होता है, सूजन जो शरीर में था वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। आपका जो प्रतिरोधक क्षमता होता है जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी पावर बोलते हैं वो भी कमज़ोर होता है। पांचवा रिकेट्स नाम का बीमारी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, वो भी विटामिन डी की कमी से होते हैं। साथ ही साथ हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डी से जो बीमारियां होती हैं वो भी विटामिन डी की कमी से होती है। देखिए कितनी सारी कमियां से प्रॉब्लम होती है विटामिन डी से। और साथ ही साथ कैंसर का भी खतरा बना होता है अगर किसी को विटामिन डी का कमी है तो विटामिन डी की अनुपस्थिति में क्या होता है? कैल्शियम की कमी भी होती है। तो कैल्शियम कम हुआ तो हड्डी का प्रॉब्लम, चाहे रिकेट्स हो चाहे हड्डी का कमज़ोर होना हो, कुछ भी हो, ये तो होगा ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किन्हें माना जाता है? राष्ट्रवाद का पिता बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जाएगा राजा राम मोहन राय को, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नाइटहुड की उपाधि का मतलब था सर, मतलब ये उपाधि दिया गया था सर की उपाधि, ठीक है। तो ये उपाधि दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। तो हुआ क्या था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था 1915 ईस्वी में। क्लियर हो गया? 1915 ईस्वी में दिया था, लेकिन सुनिएगा 1919 ईस्वी में जब जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ना, यस, तो उसी में जालियांवाला बाग का हत्याकांड होने की वजह से वो काफ़ी दुखी हुए और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नाइटहुड की उपाधि पुनः ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। समझ में आ गया कि ब्रिटिश सरकार ने ही इनको ये उपाधि दी, इन्होंने ब्रिटिश सरकार को ही वापस किया। क्यों किया? कि जो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, ये काफ़ी दुखी हुए और वो उपाधि इन्होंने वापस कर दी। अगले क्वेश्चन पे आता है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 58 में, 1852 में, 1847 में या 1867 ईस्वी में? तो देखो हुआ क्या था कि जब देखा कि भारत में हिंदू और मुस्लिम
अभी जो लड़ाई चलता है ना हिंदू और मुस्लिम का, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है पता है? सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजों का। इन्होंने जब देखा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह है और एक बहुत बड़ी शक्ति है देश के लिए, तो इनके साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे संप्रदाय का गेम खेला और भारत में दोनों को विभाजन करने में एक अहम भूमिका निभाई। और इसलिए इन्होंने फूट डालो शासन करो करा, और हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया, और वो बीज आज भी देश में कहीं ना कहीं पनप रहा है। तो फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने 1858 में अपनाई थी, ताकि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए और इनकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाए और अंग्रेज लोग यहाँ पे शासन कर सके। 22 की बात करें, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रामायण जो है उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद खम्मद मीर। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको क्या जानना है कि रामायण का जो अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किसने किया है? तो उस बदायूनी ने किया है, सही जवाब यही है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि जो इन्होंने अनुवाद किया था रामायण के साथ साथ महाभारत का भी अनुवाद किया था। ठीक है, महाभारत का भी अनुवाद किया था किस में? फारसी में। संस्कृत में है वैसे, और फारसी में किया था। अच्छा, किसके कहने पे किया था? ये अकबर के कहने पे किया था। अकबर का एक मतलब ऑर्डर था इन लोगों को, तो उनके कहने पे ही किया था। अच्छा, जो ये बदायूनी, इनका पूरा नाम क्या है? तो ये नाम है इनका अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम है? अब्दुल कादिर बदायूनी इनका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इंदौर, कानपुर, पुणे या नागपुर? सही जवाब जाएगा इंदौर को, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है इंदौर। आपदा प्रबंधन बिल कब पारित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल इसको बोलते हैं, डीएमबी। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल ये कब पारित हुआ था? 2009 में, 2005 में, 2000 में या फिर 2003 में? सही जवाब है इसका 2005। क्लियर हो गया, बी इसका राइट आंसर है। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। कुकी किस राष्ट्र की जनजाति है? कुकी किस राज्य की जनजाति है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कुकी किस राज्य की जनजाति। सही जवाब है मणिपुर, ए इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे अगर नए आए हैं या सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों से शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए। हम ऐसे वीडियोज़ लेके आप तक आते रहते हैं। आपको बता दें कि फिर से हम कि सोमवार से लेके गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव आता है जिसकी क्लास अभी जस्ट खत्म हुई। और शुक्र और शनिवार को सब्जेक्टिव आता है जिसमें किसी एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, एसबीआई हो, या बैंक का नेशनलाइजेशन हो, या कोई भी टॉपिक हो। जैसे इसके पहले हम लोग नोबेल प्राइज़ पे बात किए थे, है ना। तो ऐसे ही डिस्कशन होते रहती है। तो वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। तो कल फिर एक वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। कल फ्राइडे ट्यूसडे है। तो बने रहिए क्विज 247 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।